गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री विद फन। तो हमारी जो यूनिट चल रही थी वो क्लास 12th की सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही थी। उसके अंदर हमने मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस के इन सभी टॉपिक को हमने क्लियर कर लिया था। अब हम बाकी के बच्चे अपने आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर। तो हमने कंडक्टिविटी पढ़ ली थी और कंडक्टेंस भी पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं हम वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो कंसंट्रेशन के वेरीज करने से जो आपकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में जो वेरीज होती हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो बोथ आर चेंज विद द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन पर दोनों ही चेंज होती है, डिपेंड करती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जो आपकी कंडक्टिविटी होती है वो कंसंट्रेशन अगर उन दोनों की घटेगी तो जो कंडक्टिविटी है वो भी घट जाएगी। तो ये तो कंडक्टिविटी हो गई। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में इससे उल्टा होता है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी? के ए अपॉन एल। ये आपने पढ़ी थी। मोलर कंडक्टिविटी वो होती है जो आपका सॉल्यूशन, जो है आपके इलेक्ट्रोड थे दो, ये आपके सॉल्यूशन के अंदर डिप थे, तो इसके अंदर, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर एक यूनिट यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन होती है। तो ये कैसे वेरीज करेगी? जब हम यहां पर एल की वैल्यू 1 लेंगे और ए बराबर हो जाएगा वॉल्यूम के, तो मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड किस पर कर जाएगी? आपकी वॉल्यूम पर। अगर हम पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप थोड़े पानी में एसिड मिलाए तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और अगर आप उतना ही एसिड ज़्यादा पानी में मिलाए तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो कंसंट्रेशन जब कम हो जाएगी तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जब कंसंट्रेशन क्या होगी? आपकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे आपकी ये वेरिएशन आता है कंडक्टिविटी में और मोलर कंडक्टिविटी में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है आपका कोलरोश लॉ। नाम भी पता नहीं यार कैसे कैसे होते हैं इनके। कोलरोश लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। जो आयंस होते हैं आपके कैटायन और एनायन, उनका इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, उनका अलग अलग, उनका सब्स्टिट्यूशन, एक तरीके से उनका अलग का कॉन्ट्रीब्यूशन ही इस लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले पढ़ते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी डेल नॉट एम से रिप्रेजेंट की जाती है। इसका मतलब यह है कि जो मोलर कंडक्टिविटी थी आपकी वॉल्यूम पर डिपेंड करती थी, जो उसके अंदर 1 यूनिट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था। तो जब वो वॉल्यूम इंक्रीज होता था तो क्या होगी? उसकी कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिक्रीज होगी। तो एक समय ऐसा आएगा, यानी कि जब कंसंट्रेशन उस इलेक्ट्रोलाइट की बिल्कुल जीरो हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ पूरे सॉल्यूशन की जीरो हो जाए, तब आपकी वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। तो वो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसके अंदर जो आपके कैटायन और एनायन की जो कंडक्टिविटी है उन दोनों का सम ही आपका कोलरोश लॉ डिफाइन करता है। तो जैसे एग्जांपल लिया हमने NaCl, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटता है, तो पूरे सॉल्यूशन जो आपका पूरा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो 2 भागों में टूट गई। Na पॉजिटिव की कंडक्टिविटी प्लस Cl निगेटिव की कंडक्टिविटी। तो एक जो इसका फॉर्मूला एक तरीके से ऐसे लिख दिया हमने, जो आपका V को ही हमने ये मान लिया और डेल्टा पॉजिटिव इसकी कंडक्टिविटी हो गई नॉट, प्लस फिर ऐसे ही निगेटिव के लिए और निगेटिव नॉट इसकी कंडक्टिविटी। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो कैटायन एनायन में टूटेगा, डिसोसिएशन होगा, तो उनके सेपरेट कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी का सम ही आपकी टोटल मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। और कोलरोश लॉ भी सही डिफाइन करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े थे, हमें कंडक्टेंस और आप रेजिस्टेंस निकाले थे, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, वह सब हमने गैल्वेनिक सेल के लिए पढ़े थे। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो 2 तरीके की होती है, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और आपकी एक गैल्वेनिक सेल। तो अब तक जो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, चेंज, वेरिएशन,
ये सब हमने गैल्वेनिक सेल के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपकी वो सेल होती है जिसमें अप्लाइड होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी, हम अप्लाइड करके वो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो वो आपकी जो सेल होती है वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाती है। तो उसको मेजर करने के लिए और उसको डिफाइन करने के लिए फैराडे ने अपने लॉ दिए थे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। 1833 में इन्होंने ये लॉ दिया। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इनके दो लॉ आए। फर्स्ट लॉ क्या कहा कि द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज प्रोड्यूस बाय द करंट एट एन इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो चेंज हो रहा है अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज की वो अमाउंट प्रोपोर्शनल होगी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज। जो करंट से इलेक्ट्रोड पर जो केमिकल चेंज प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसकी अमाउंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रोपोर्शनल होगी, जो क्वांटिटी हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड कर रहे हैं बाहर से। सेकंड लॉ क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज प्रोड्यूस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डिफरेंट सब्सटेंस आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो वो जो अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज प्रोड्यूस हो रही है वही सेम क्वांटिटी अगर हम दूसरे सब्सटेंस पर अप्लाई करेंगे तो वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के। तो आपके दो लॉ हो गए फैराडे के। तो अब हम पढ़ेंगे फैराडे कांस्टेंट, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तो जो आपकी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की चाहिए किसी भी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के लिए, वो डिपेंड किस पर करती है, इलेक्ट्रोड की रिएक्शन पर डिपेंड करती है, जो आपकी इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन हो रही है। अब एग्जांपल के लिए जैसे हमने सिल्वर पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पर क्या चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर ऑफ द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है इसे रिडक्शन करने के लिए 1 मोल ऑफ सिल्वर को। तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या आता है, Na, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 21 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी कि एक चार्ज मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मोल्स। तो एक नंबर ऑफ मोल्स में कितना आता है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल इनवर्स होता है 1 मोल में। तो 1 मोल निकल गया, दैट मल्टीप्लाई करी तो चार्ज क्या आया आपका 96487 कोलम मोल इनवर्स। इसे ही फैराडे कांस्टेंट कहा गया। इसको बाद में अप्रोक्स करके 96,500 इसकी वैल्यू निकाली गई, दैट इज फैराडे कांस्टेंट। तो आपका फैराडे लॉ भी कंप्लीट हो गए। अब बाकी के जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।